नशा। नशा शब्द तो हम सभी ने सुना है, आप लोगों ने भी और मैंने भी। लेकिन नशा ये जो शब्द है, ये बाकी सब हर क्लास के लोग हों, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, उन सब ने सुना भी है और यूज़ भी किया है और आगे भी यूज़ कर रहे हैं। पर ये जो नशा है, हम कई बार सोचते हैं कि शायद ये बहुत बड़े लोगों की चीज़ है, शायद समाज सोचता है कि ये बहुत बड़े लोग ही ये नशा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा नशा का जो योगदान है वो बड़े उम्र के लोगों में है या फिर हाई क्लास लोगों में होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नशा हमारे साथ भेदभाव नहीं करता। नशा किसी भी इंसान के साथ बहुत आसानी से उनकी ज़िंदगी में भी आ जाता है और किसी भी, ना उनकी वो उम्र देखता है, ना उनकी वो क्लास देखता है, ना वो किसी का जेंडर देखता है। हमें लगता है, शायद समाज सोचता है कि नशा सबसे ज़्यादा लड़कों में आम तौर पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि योगदान लड़कियों में भी उतना ही है जितना कि लड़कों में है। चाहे वो किसी भी उम्र के भी हों, हम मिनिमम 10 साल की उम्र से भी कह सकते हैं कि उस छोटे से बच्चे को भी पता है कि नशा क्या है और उस नशे को कैसे यूज़ किया जाता है आमतौर ज़िंदगी पे, वो बच्चा भी जानता है और बड़े लोग भी जानते हैं कि ये नशा कैसे यूज़ करा जाता है और कब कब वो लोग करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे लड़कियों की, कि जो सबसे छोटी सी उम्र से भी लेकर 10 साल की उम्र से भी लेकर 17 साल 18 साल तक की उम्र में जो बच्चे नशा कर रहे हैं, जो बच्चियां नशा कर रही हैं, उनकी कहानियां हम सुनेंगे। उनके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे कि लड़के तो नशा लेते हैं, कई बार हमें वजह लगता है लड़के अपने आम तौर पे हंसी मजाक के लिए, दोस्त यारी के चक्कर में या मस्ती के लिए या जोखिम में अपने आप को डालने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं। लेकिन लड़कियां क्यों ऐसा यूज़ करती हैं? कि लड़कियों को ऐसा क्या मजबूरी होती है, क्या ऐसा उनको लगता है कि जोखिम से उनको कुछ मिलने वाला है तो वो नशे में लिप्त होती हैं? नमस्कार, मैं सृष्टि चतुर्वेदी, काउंसलर SPYM सेंटर की। ये SPYM सेंटर जो है, डी एडिक्शन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र, लड़कियों का है, खासकर जो 18 साल से नीचे होती हैं। 18 साल से नीचे जो उन लोगों के लिए हम काम करते हैं, जो बच्चे हमें सड़क के किनारे या हेल्पलेस या फिर बहुत लोअर सोशल क्लास या जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बहुत वीक होता है, कमज़ोर स्थिति के होते हैं, उन बच्चों के लिए हम काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची भी कैसे इतनी कम उम्र में इस नशे में पड़ी और ऐसा क्या हुआ उसके साथ हादसा, या ऐसा ज़िंदगी उसकी क्या थी जो उसको नशे में लिप्त होने के लिए मजबूर कर दी। तो आइए सुनते हैं उसी की कहानी, उसी की ज़ुबान से। मेरी मम्मी जो है, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, तो उनकी और मेरी बिल्कुल बात नहीं होती। तो मैं सोचती मेरी मम्मी मर गई है मेरे लिए। तो मेरे पापा के पास आती हैं, बस उनको बहुत टॉर्चर करते हैं मेरे पापा को। मम्मी को तो गए हुए वैसे ये बकरा ईद को पूरे 5 साल हो गए हैं जाए हुए हमारे पास से। जब मैं बहुत छोटी थी तब चले गए थे। मौसी के लड़के से शादी कर ली। मेरी मम्मी के वो रिश्ते में बेटे ही लगेंगे, बट उन्हीं से कर ली। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा घर पहली मंजिल पे, उनका घर दूसरी मंजिल पे। निज़ामुद्दीन दरगाह, यही 11-12 साल की होंगी। मेरी बहन छोटी वाली 7-8 साल की थी, उससे जो छोटी है वो थी 4 साल की जब गई थी मम्मी। जब से मैंने ही पाला पोसा, जो किया मैंने ही किया उन लोगों का। उनके चक्कर में मेरे पापा ने नशा करना शुरू करा। फिर मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं मेरे पापा। फिर पापा को देख देख के मैं भी नशा करना सीख गई थी। फिर नशा करते करते मेरे पापा के साथ बात बिगड़ने लग गई, बात बिगड़ती रही। फिर मैंने घर छोड़ दिया, मैं पार्क में सोई जाकर। 3 दिन उस पार्क में सोती रही। फिर पापा आए, फिर मुझे घर पे लेके गए। फिर चाचा ने मुझे बहुत मारा था उस दिन, बहुत ज़्यादा पिटती भी हूँ मैं घर में, लेकिन घर से छोड़ भी देती मैं अपना घर कभी कभी। तो मेरे घर वालों ने मेरे से बात करना भी बंद कर रखा है, बिल्कुल भी ना यहाँ पे से फ़ोन उठाते हैं ना मिलने आते हैं मेरे साथ। मेरे पापा सिर्फ दारू पीते हैं, मैं दारू गांजा वगैरह पीती हूँ। ये काले खां से मिलता है, वहाँ पे लड़की लड़का कोई भी चला जाए, मतलब उसको मिल जाएगा। अगर दारू की बोतल लोगे तो आपको 150 रुपये की मिल जाएगी, गांजा लोगे 100 रुपये का मिल जाएगा आपको आराम से। जब 3 दिन बाहर रही थी तो 3 दिन तुम्हारा कैसा वहाँ पे बीता था? ऐसे मतलब मेरे से कोई बात करने वाला नहीं था, मैं एकदम अनजान शहर में चली गई थी।
ना कोई बात करता था ना कुछ करता था। गई थी, पैसे लेके गई थी तो खाना पीना खा के उसी पार्क में फिर सो जाया करती थी मैं। फिर ऐसे करते करते मेरे पापा को पता चल गया ये यहाँ पर है। मैं फ़ोन की लोकेशन चेक करके मेरे पापा आ गए मेरे पास, मुझे ले आए घर पर। फिर घर पे मारा पीटा, फिर रखा। फिर मैं भाग जाती हूँ अपने घर से। मैं ज़्यादा घर में नहीं रुकती, एक एक डेढ़ महीने घर से बाहर रहती हूँ मैं। मेरे चाचा भी, मेरे पापा, मुझसे सब परेशान है घर में। मतलब तो पैसा कहाँ से मिलता है? पैसे मेरे घर में पापा से मैं बोल देती थी पापा चीज़ खाना है, पापा ये करना है, तो पापा 500-500 रुपये मेरे रोज़ दे के जाते थे, तो मैं उसी से करती थी नशा। पापा क्या करते थे? राजमिस्त्री काम। 500 रुपया दे देते थे? पिछले 4 साल से मैं नशा कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता मेरे घर में। अभी 2-2.5 महीने पहले ही पता चला मेरे पापा को। जब मेरा पोस्को का केस चलना शुरू हुआ था तभी मेरे पापा को पता चला था। मैं जब घर से भागी थी तो मैं उसी पार्क में मतलब दोबारा जाके सोई। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा मेरे साथ। मैं सोई नशे में, फुल नशे में सो गई मैं जाकर। 2-3 बंदे आए, मेरे चेस्ट वगैरह छेड़ा उनने, तो मैंने कुछ नहीं करा। उन लोगों को मारा, पहले अच्छी तरीके से धोया पत्थरों से, फिर भागती भागती मैं ये क्या कहते हैं लोधी कॉलोनी थाना, उसमें गई। उसमें मैंने रिपोर्ट लिखवाई, फिर उन बंदों को शक्ल बताई, फिर उनने मेरे से पहचान करवाई थी। उन्हीं बंदों को फिर मैंने पहचाना, फिर उनको सजा हुई, मुझे होम में रखा गया था। उसके बाद मैं घर चली आई वापस। फिर मैंने उसकी टेंशन में और नशा करना शुरू कर दिया। मतलब पहले इतना नहीं रहती थी, उससे और ज़्यादा नशा करना शुरू करके फिर मैं एकदम ऐसी हो गई थी सूखड़ी। जहाँ तुम अक्सर पार्क जाती थी वो पार्क और जगह का नाम क्या था? भोगल, जमपुरा, मेट्रो, सिल्वर पार्क। उस पार्क में मतलब गलत काम होता था, मुझे नहीं पता था इससे पहले, तो मैं वहाँ पे ही चली जाती थी, एक कोने में जाकर आराम से सोती थी मैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था उस पार्क के बारे में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पार्क में सोई होंगी 10-12 दिन। फिर उस पार्क में मैंने जाना ही बंद कर दिया जब से पता चला मुझे सर क्या पर ये सब भी होता है। उम्र क्या थी? एक की 40 साल, 32 साल और 18 साल। वो लोग मुझे पकड़ने लग गए, मेरे चेस्ट वगैरह छेड़े, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने मट्टी उठा के उनकी आँख में डाली, फिर पत्थर मारा, उनको बहुत मारा था। फिर मैं भाग के जाके थाने में जाके रिपोर्ट करवाई। वहाँ के गार्ड अंकल से बोला फ़ोन करो पुलिस वालों को। उसके बाद फिर उनने उनको पकड़ा। एक 40 साल वाले जो थे वो वहीं पकड़े गए थे मेरे साथी, तो उनके 2 साथी भग गए थे, तो उनको उनका एड्रेस वगैरह दिया उन अंकल ने। जब वो अंकल को मारा पीटा था, उनने एड्रेस वगैरह दिया, फिर उनको पकड़ के लेके आके पहचान करवाई कि मैं सही पहचान है नहीं है। तो पुलिस वालों ने मैंने पहचान करी। फिर एसएचओ में जो मेरी मैम थी ना, उन्होंने बोला तुम डरना मत, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। इसलिए मेरा डर, पहले मुझे डर लग रहा था वो लोग मेरे को मारे ना, बाद में कहीं कुछ करना दे गलत वलत मेरे साथ, तो मैं पहले घबरा रही थी। मैं पुलिस वालों को कुछ भी बताने से डर रही थी। उन्होंने बोला तुम घबराओ मत, जो भी हुआ है मुझे बताओ। मैम ने मुझे अकेले कमरे में ले जाके बात करी, जो भी हुआ है मुझे बताओ, जो भी होगा फिर मैं देख लूँगी, आपको कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। फिर उसी के मेरे को थोड़ी हिम्मत मिली, फिर मैंने अपनी बात बताई। मैम ने फिर उनके घाव वगैरह पे देखे थे, उन अंकल ने अपना भी एड्रेस गलत दिया था। फिर जाके पूछा, फिर अंकल ने सही एड्रेस दिया अपना। फिर वो अभी जेल में अंकल। मैं खुद पूछा मैम मैं घर जा सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ आप कुछ दिनों में चले जाओगे। फिर मुझे ग्लोबल फैमिली होम में रखा था 19-20 दिन, फिर मेरे को घर भेज दिया था। मेरे से मेरे घर में कोई बात नहीं करता, सिवाय मेरी 2 बहनें थी, वही बात करती हैं और कोई नहीं करता मेरे से। पहले सब सही था मेरे घर में, इसके बाद से सब बिगड़ गया है। मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती, मेरी मम्मी से मैं बात ही नहीं करती। जो मम्मी के पास है ना एक और मेरी बहन, वो आती है मेरे पास, बैठती है, उठती है, खेलती कूदती है, फिर चली जाती है। फिर मेरी दोनों बहनें जो मेरे घर में हैं वो मेरे को रखती हैं, प्यार से बात करती हैं, बिठाती हैं। उनको कभी मतलब ऐसा ना लगे कि तेरे साथ कुछ हुआ भी है। वो लोग पहले की तरह ही पेश आती हैं जैसे पहले पेश आती थी मेरे साथ, अभी भी वैसे होता है। मैम 3 बहन हैं, एक भाई था जो उसकी भी डेथ हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। मैं यहाँ आई थी उसके 15 दिन बाद ही डेथ हुई थी उसकी। मेरे को कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आई हूँ यहाँ पर। मैंने कई लोगों से सुना था, जैसे तोतली को डाला था, तोतली और मैं बाहर से दोस्त हैं। पहले उसके साथ ये हुआ था तो मैं उसके बाद घबरा गया था कहीं मेरे साथ ना हो जाए, और उसी डर में मैं फिर हो गया। हमारी एक दोस्त थी उसके बाद जिसकी डेथ हुई थी, गंदी तरीके से मारा था उसको, बहुत गंदी तरीके से, और पता नहीं चल रहा किसने मारा है। पहले उसका रेप करा, फिर उसके अंदर चाकू मारी, फिर गोली मारी, फिर उसकी लाश से मतलब लाश पहचानी, सिर्फ चेहरा छोड़ दिया पहचानने के लिए, बाकी पूरा शरीर इतनी गंदी तरीके से मारा था, देखी भी नहीं जा रही थी लाश। बिना कपड़ों की लाश मिली थी हमें। मेरी उम्र 16 है अभी, उसकी भी उम्र 16 ही थी।
हम दोनों बहन से भी ज़्यादा क्लोज थे, मतलब गुनगुन नाम था उसका। मतलब वो मेरे लिए मर जाएगी, मैं उसके लिए मर जाऊंगी, ऐसा होता था हमारे बीच में। मेरी लड़ाई होती थी तो वो ज़रूर कूदती थी बीच में, कोई कूदे ना कूदे। लेकिन उसके जाने के बाद ना फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे पास इतने वो है ना, कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता मुझे दरगाह पर तो खास तौर के ही नहीं बोल सकता, जहाँ पे मेरा घर है। चाचा से बात हुई थी, एक बार पापा मिलने भी आए थे मेरे से। मैं सुबह उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, 10 बजे प्रेयर करती हूँ, एफर्मेशन, GFT, पढ़ाई क्लास लेते हैं, फिर डांस क्लास होती है यहाँ पर, सब देखते हैं, अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा कोई एक्टिविटी पसंद नहीं है, सिर्फ GFT पसंद है यहाँ पर ज़्यादातर। GFT अच्छा। हमें यहाँ से बाहर निकल के नशा नहीं करना चाहिए, बड़ों से बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए, हमें किसी चीज़ के लिए सब्र रखना चाहिए। दोबारा नशे की हमें खुराक मिलती है कि हम दोबारा जाके वहाँ नशा नहीं करेंगे। और हमें घर वालों के बारे में भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। हमारे पापा जब हम छोटे थे, मैंने पढ़ा है ये सब, जब हम छोटे थे तो हमारे पापा हमारे लिए बाहें फैलाए खड़े रहते थे कि चलना सीखेंगे, बट मैं नहीं चली थी। सबका ख्याल रखेंगे। मैं पापा का तब ख्याल रखती हूँ अपने। सुना आप लोगों ने इसकी कहानी कि कैसे वो गलत तरीके से गलत लोगों के चक्कर में पड़ी और फिर वो कैसे नशे में आ गई, उसको खुद भी नहीं पता चला था। लेकिन ये सब ऐसा हुआ ही क्यों? ऐसा क्या था बच्चे की ज़िंदगी में कि वो उसको बाहर की खुशियाँ लेने के लिए वो उसको नशा ही वो खुशी दे रहा था, नशा ही उसको मिला, वन एंड ओनली थिंग उसके लिए लगी कि वो ही उसको एकमात्र उसको खुशी दे सकता है। उसका परिवार अगर देखा जाए, बच्चे की ज़िंदगी मेन होती है उसके परिवार से शुरू होती है, लेकिन जिस इंसान का परिवार ही उसको सही तरीके से उसको पाल पोस ना सके, जो गलत परवरिश में ढल जाए, जिसमें ध्यान ना दे सके, बच्चा बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स बन सकते हैं, कॉमन कॉजेज़ बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं हमारी ज़िंदगी में कि जो बच्चों को इस नशे में ला सकती है। अपने लिए वो उनके लोग परिवार नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ उनके लिए लॉयल्टी, उनके लिए वो जो असली दोस्त होता है उनका, वो असली दोस्त नशा बन जाता है, जिससे वो अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जिससे अपना वो सब कुछ, अपनी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने घर से वो खुशियाँ नहीं मिल रही। उस खुशी को पाने के चक्कर में, थोड़ी दिन की खुशी को पाने के चक्कर में, उस झूठ में रहने के लिए लोग असली ज़िंदगी से भागकर, बच्चे असली ज़िंदगी से भागकर एक झूठ की ज़िंदगी में चले जाते हैं।